Hello student, I am Kamlesh Chandra Lohni, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Dr. Sivanand Nautiyal Government PG College, कर्णप्रयाग चमोली उत्तराखंड। जो आज हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स से है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ पर लिखा है वर्ड हीट, देखो हीट जो है आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक मोड है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के मेनली दो मोड होते हैं, एक हीट और दूसरा वर्क। ठीक है, जब हम किसी चीज पे किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, कोई एनर्जी लगाते हैं तो वो एनर्जी या तो किसके फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो हम देखो आज हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी जो डेफिनेशन होती है हीट कैपेसिटी की, अगर हम उस डेफिनेशन की बात करें तो हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारी जो हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कहती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप सिस्टम भी बोल सकते हो या यहाँ पर कोई सब्सटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो और 1 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन में भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी क्या डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम इसी को क्या करें फॉर्मूले में लिखना चाहें, अगर हम क्या करें इसी डेफिनेशन का हम क्या बनाना चाहें फॉर्मूला बनाना चाहें तो उसको कैसे बना सकते हैं हम। देखो हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई दो बॉडी है आपके पास या सिस्टम या कोई सराउंडिंग है, वहां पर हीट तभी आपकी ट्रांसफॉर्म होती है जब दोनों के बीच में टेम्परेचर का क्या कोई ना कोई डिफरेंस हो। ठीक है, सपोज करो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है आपका, उसका टेम्परेचर है T1। ठीक है, कोई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर क्या है हमारे पास T1 है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को ये आपका सिस्टम ये ऑब्जेक्ट क्या करता है क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर हो जाता है वहां पर क्या बढ़ के T2। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या हो गया इसका बढ़ के T2 हो गया जब उसने क्या किया क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें, हमें निकालना है चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या था, देखो यार ये तो लोअर टेम्परेचर था, इसने क्या किया क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया और कहाँ गया ये हायर टेम्परेचर पे गया। ठीक है, जब हम क्या निकालेंगे चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो क्या करेंगे हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से डेल्टा टी मिल जाएगा। ठीक है, और हीट हमेशा याद रखना है दो बॉडी के बीच में तभी ट्रांसफर होती है जब कुछ ना कुछ उन बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का क्या होगा डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखो हम इससे फॉर्मूला बना सकते हैं किसका हीट कैपेसिटी का क्या बना सकते हैं फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, देखो हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं किससे, सी से डिनोट करते हैं। ठीक, क्या किया इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया एब्जॉर्ब किया, कितने पे किया पर डिग्री पे किया, पर डिग्री सेल्सियस पे या पर डिग्री केल्विन पे किया, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया यहाँ पर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मिल गया C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी मिल गया। ठीक है, अगर हम हीट को लिखना चाहें, देखो हीट को लिखना चाहें तो हीट क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अभी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं ये फॉर्मूला, और आगे भी जब हम क्या करेंगे अभी CB को डिफाइन करेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आगे होगी आप लोगों को समझना। ठीक,
अब देखो इसका क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी जो हमने निकाला, सी निकाला, जो फॉर्मूला निकाला हमने, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल चेंज के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा टी मैंने क्या कर रखा है, आपका डेल्टा टी कर रखा है, तो इसको हम क्या किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल चेंज के लिए, मतलब, ठीक है, dt का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। यूनिट क्या होती है हीट कैपेसिटी की, ठीक है। हीट कैपेसिटी की यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम देखो क्या फॉर्मूला क्या हमारा, हीट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो जो हीट है, हीट का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, ठीक है। और देखो जूल, टेम्परेचर क्या होता है आपका, डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ गया, जूल पर डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। या क्या क्या कर सकते हो, अगर डिग्री सेल्सियस को आप किसमें लिखना चाहो, केल्विन में लिखना चाहो, तो यहाँ पर इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा, जूल पर केल्विन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट हम लिख सकते हैं इसका, ठीक है। यूनिट के बाद देखो आप, देखो कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है कि हीट कैपेसिटी की यूनिट लिखो, ठीक है। या क्या बोलता है, हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो अब ये तो हमारी यूनिट की बात हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज होती है, थर्मोडायनेमिक्स दो प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिक्स की, एक होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछता है कि आपका जो हीट कैपेसिटी है कैसी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो देखो उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हीट कैपेसिटी जो होती है आपकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको आपने देखो याद रखना है, हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है हमारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो कैसे कह रहे हैं हम, ठीक, इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे कहते हैं, ठीक है। जो आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की जो दो प्रॉपर्टीज है, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें क्या हो, सिस्टम या कोई ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता हो, साइज ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं हम, कोई सिस्टम है या कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो किस पे डिपेंड करता हो, साइज ऑफ सब्सटेंस या आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता हो, तो ऐसी थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। देखो हम समझते हैं, देखो सपोज करो हमारे पास कोई एक बॉडी ये है, ठीक है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी हमारे पास ये है, ठीक है, दो बॉडी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, टेम्परेचर तो सेम रखना है, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या रखना है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 1 केल्विन रखना है हमें, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में लिखा था कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा इसका भी, इस बॉडी का भी सेम होगा, इस बॉडी का भी सेम होगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई गैस भरी है या कोई आपने सॉल्यूशन डाल रखा है, उसको हम क्या करेंगे, इसको भी 1 डिग्री से क्या करेंगे, हीट करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, 1 डिग्री से हीट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका साइज छोटा है तो ये क्या होगा, जल्दी हीट क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, इसके अंदर जो सब्सटेंस है। इसका साइज बड़ा है तो ये क्या करेगा, आपका गर्म होने में टाइम लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हीट कैपेसिटी कम होगी तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो ये क्या कर रहा है, साइज ऑफ सब्सटेंस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जिसका साइज कम है तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, कम है। जिसका साइज ज्यादा है, जिस बॉडी का या जिस सब्सटेंस का, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है और अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो एक टर्म आता है आपका क्या, हीट कैपेसिटी, तो एक आता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है आपका, देखो इसी का जुड़ा भाई है ये, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट करते हैं। देखो स्पेसिफिक क्या होता है ना, पर आपका क्या कहते हैं, पर ग्राम के लिए हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया तो क्या किया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक में क्या कहेंगे हम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वांटिटी क्या कर दी, फिक्स कर दी हमने, 1 ग्राम कर दी 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। एक क्या होता है हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक होता है क्या हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी, सीएम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पर मोल के लिए डिफाइन करेंगे, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछता है, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में क्या पूछता है आपका, कि आपका हीट कैपेसिटी दे देगा, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देगा और मोलर हीट कैपेसिटी दे देगा, और पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी के बारे में तो पढ़ लिया हमने, वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट और साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इंटेंसिव मतलब जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी में हमने फिक्स कर दिया, 1 ग्राम कर दिया और पर मोल कर दिया, ठीक है। पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं हम यहाँ इसके लिए, और इसके लिए बोल रहे हैं क्या, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या लो, आप कोई बॉडी छोटी है, कोई आपकी बॉडी बड़ी है जिसमें आप सब्सटेंस ले रखा है या गैसेस भर रखा है, लेकिन वो तो फिक्स हो गया ना, 1 ग्राम और 1 मोल के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। फिर वो साइज पर डिपेंड नहीं करेगी और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए ये जो दो प्रॉपर्टीज है हमारी, ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है कैसी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपको कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछता है कि आपका कौन सी प्रॉपर्टी है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा आपको, ठीक है, और पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद देखो हम आगे पढ़ते हैं आपका क्या, डिफरेंट प्रोसेस पे हीट कैपेसिटी को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज करो आपका जो हमारा फॉर्मूला आया था क्या, C=Q/ΔT, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो देखो 4 प्रोसेस होती है आपकी, एक होती है क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरी होती है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस, और तीसरी होती है क्या, आइसोकोरिक, चौथी होती है आपकी क्या, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम देखो किसके लिए बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस पे इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और 0 को हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ हीट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी आएगी कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक। अब देखो जो दूसरी प्रोसेस होती है क्या आपकी, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होती है आपका जो Q है ना, Q कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। Q कांस्टेंट होगा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 को T से डिवाइड करोगे तो हीट कैपेसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी भाई, ठीक है। अब देखो हम किस में पढ़ेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में देखो क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर का कोई टर्म नहीं है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में देखो क्या होता है आपका, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर का कोई टर्म है नहीं, तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वहां पर Cp के बराबर हो जाएगी, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अब वही हम क्या करें, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, किसकी बात करें हम, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का कोई टर्म है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, Cv के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट दो प्रोसेस में आपके किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा T क्या हो जाएगा, 0, और 0 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। और दूसरी प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q0,
Q जीरो होगा तो हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी Cp और Cv के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्या प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम हीट कैपेसिटी को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं हम क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरे को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हीट कैपेसिटी हमारी क्या होगी, दो भागों में डिवाइड होती है, या दो टाइप्स की हीट कैपेसिटी होती है। फर्स्ट वन को बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं क्या, CV बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है हीट कैपेसिटी का, ये होता है हमारा क्या, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो दूसरे टाइप की आपकी हीट कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर, जिसको बोलते हैं हम क्या, CP बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की हमारी हीट कैपेसिटी होती है, एक होती है हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी होती है क्या, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होती है, ठीक है, और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है, इनको हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक। तो हम पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट क्या पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हैं, ठीक, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, CV। देखो इससे पहले जो हमने डेफिनेशन से जो हमने फॉर्मूला निकाला था, वो क्या आया था आपका, C = Q/Δt आया, ठीक है। अगर हम क्या करें, जब आइसोकोरिक प्रोसेस में देखो हीट कैपेसिटी क्या हो जा रही थी, CV के बराबर हो जा रही थी, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो रही थी हमारी, इससे पहले जो अभी जस्ट पहले पढ़ा है कि हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो रही थी, CV के बराबर। तो यहाँ पर मैं CV लिखूंगा, तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो आपको Q के साथ क्या लिखना पड़ेगा, B लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, डेल्टा T से चेंज इन टेम्परेचर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला बन के आ जाएगा, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब इसी को हम क्या करें, स्मॉल चेंज के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल चेंज के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या कर सकते हैं हम, स्मॉल चेंज के लिए लिखोगे तो यहाँ पर डेल्टा T की जगह क्या आ जाएगा आपका, DT आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल चेंज के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा T की जगह क्या आ जाएगा, DT आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसी को हम क्या करें और आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में अगर और जानना है आगे, तो हम क्या करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर यूज करें, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, आपका हीट और वर्क के बराबर, ठीक है।
जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, हीट प्लस वर्क डन जो सिस्टम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम W कैसा होता है, नेगेटिव आपका, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या होगा, P डेल्टा V के बराबर होगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं, W की वैल्यू को क्या करूं, आपका जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया है उसमें रख दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका P डेल्टा V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इस माइनस वाले टर्म को क्या करूं, इंटरनल एनर्जी के साथ लेके आऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर Q आपका जो हीट है किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और क्या हो जाएगा, ये वर्क जो सिस्टम ने किया है प्लस उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें यहाँ पर वॉल्यूम को क्या कर दें, इस वाले इक्वेशन में अगर हम क्या करें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में क्या करें हम वॉल्यूम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, इस वाले इक्वेशन में वॉल्यूम को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, मतलब डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब डेल्टा V अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या यहाँ रखेंगे ना, डेल्टा V इक्वल टू 0 को यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा जो वर्क वाला टर्म है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा आपका QV लिख सकते हैं, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे थे, इसको क्या लिख सकते हैं, QV लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो QV हो जाएगा आपका एब्जॉर्ब हीट हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो सिस्टम में या जो ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट था हमारा या कोई सब्सटेंस था, उसने जो हीट एब्जॉर्ब की, वो हीट एब्जॉर्ब सारी की सारी किसमें जा रही है, इंटरनल एनर्जी में जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वर्क क्या है आपका 0 है भाई, वर्क 0 कैसे हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्या रखा है हमने, कांस्टेंट रखा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो जो ये वर्क डन है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट इससे पहले कि हीट कैपेसिटी क्या थी, CV इक्वल टू QV और डेल्टा T के बराबर थी, ठीक है। अब यहाँ से देखो QV निकल आएगा हमारा, अगर मैं QV यहाँ ले जाऊँ तो आपका QV इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV इंटू डेल्टा T के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने इससे पहले पढ़ रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम इससे जस्ट पहले कि जो हमारा फार्मूला था CV इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब अपॉन चेंज इन टेम्परेचर के जो बराबर था, ठीक है। उसमें क्या करें हम QV को यहाँ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और QV की वैल्यू मैं क्या करूँ यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। QV की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन 1-2 नंबर दूं तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, QV की वैल्यू यहाँ पर रखूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि फिर ये ऊपर से दिखता रहेगा, ठीक है, ठीक है। QV की वैल्यू मैं क्या करूँ, इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँ, ठीक है। QV की वैल्यू क्या है आपका, CV इंटू डेल्टा T है आपका, ठीक है। CV इंटू डेल्टा T है, और यहाँ क्या है हमारा डेल्टा U है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, CV को ऐसे ही रखूँ, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डेल्टा U अपॉन डेल्टा T आ गया, ठीक है। इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हमारा क्या आ गया, CV की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर के टर्म पे है, ठीक है। अगर हम इसी को क्या लिखें, स्मॉल चेंज के टर्म पे लिखें, अगर मैं क्या करूँ इसी इक्वेशन को क्या लिखूँ, स्मॉल चेंजेस के टर्म पे लिखूँ, तो क्या हो जाएगा, CV इक्वल टू डेल्टा U और ये डेल्टा T, ठीक है। स्मॉल चेंज के टर्म पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी क्या, A, इसको याद रखेंगे अभी, ये अभी बाद में भी यूज होगा, ये वाला इक्वेशन अभी जब हम CP और CV के बीच में जब रिलेशनशिप को बताएंगे तो वहां पर ये इक्वेशन यूज होगा, तो इसको हमें याद रखना, ठीक है। ये हमारा क्या था, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा जो दूसरा टाइप था हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे हम, ठीक है।
तो दूसरा टाइप क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं हम क्या, सीपी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो हमारा वही, जैसे हमने क्या किया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमने फर्स्ट लिया था, Cv = QP अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी को किससे दिखाएंगे, Cp से, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और इसको दिखाएंगे Qp से और डेल्टा T से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक रिलेशन तो ये आ गया, Cp = QP अपॉन डेल्टा T, ठीक है। एक रिलेशन हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, डेल्टा U = Q प्लस W, ठीक हो गया। W क्या था हमारा, -P डेल्टा V था, ठीक है। अब माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q = डेल्टा U प्लस W, ठीक है। डेल्टा U प्लस W हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस W लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो W क्या हो रहा है, वर्क डन हमारा 0 नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो हमारा वर्क डन क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, आपका वहां पर हमारा वर्क डन जो है 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर जो सिस्टम या कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, वो किस में जा रही है, इंटरनल एनर्जी में तो जा ही नहीं जा रही है। उसका कुछ अमाउंट क्या होगा आपका, इंटरनल एनर्जी में जाएगा, कुछ अमाउंट तो इस हीट का किस में जाएगा, वर्क करने में जाएगा, ठीक है। वहां पर इससे पहले जब हम कांस्टेंट क्या कर रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो वहां पर सारा का सारा हीट किस में जा रहा था, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा था आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिस्टम ने जो एब्जॉर्ब हीट किया वो कुछ अमाउंट किस में जा रहा है, आपका इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, और कुछ अमाउंट किस में जा रहा है, इसको वर्क करने में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वर्क क्या आपका 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी को हम क्या करें, और देखो यहाँ पर जो Cp आएगा ना, जो Cp इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, Cv पढ़ लिया, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, Cp पढ़ लिया। तो हमेशा याद रखना आपने कि जो Cp है आपका वो ग्रेटर देन किससे होता है, Cv से होता है। क्यों होता है, देखो जब Cv की बात कर रहे थे ना, हम Cv की बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था, Qb = डेल्टा U आ रहा था, ठीक है। जो सिस्टम या जो आपका ऑब्जेक्ट है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था वो सारी की सारी किस में जा रहा था, इंटरनल एनर्जी में। यहाँ पर जो आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम या ऑब्जेक्ट, वो किस में जा रहा है, इंटरनल एनर्जी में तो जा ही रहा है। उसका कुछ अमाउंट किस में खर्च हो रहा है, वर्क करने में खर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने, इसको हम लेटेस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि 50 जूल का क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है। 50 जूल का हीट एब्जॉर्ब किया, उसमें से कुछ हीट क्या किया आपने, इंटरनल एनर्जी में चले गया। सपोज एक मान रहे हो कि 40 जूल हमारा कहाँ चले गया, इंटरनल एनर्जी में चले गया। तो जो बचा 10 जूल का जो आपका हीट होगा वो किस में जाएगा, खर्च होगा, वर्क करने में खर्च होगा। जबकि यहाँ पर 50 जूल का 50 जूल किस में गया, इंटरनल एनर्जी में। और यहाँ पर क्या गया, 40 जूल का किस में गया, इंटरनल एनर्जी में, और 10 जूल का किस में गया, वर्क करने में गया। तो इसको देखो यहाँ 10 जूल की और एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, तभी ये क्या होगा, 50 जूल होगा। अगर ये 50 जूल होगा तो 10 जूल यहाँ चले गया, टोटल हीट कितना हो गया, 60 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, ज्यादा हीट लग रहा है, इसीलिए Cp की वैल्यू क्या होती है, हमेशा Cv से ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अगर हम और आगे इसको बढ़ाएं, ठीक है, तो हमें और रिलेशनशिप मिल सकते हैं। अगर हम इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाएं
ठीक है। तो क्या करें हम इस इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो हमारी आपकी क्यू हीट वाली जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और किसको कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले तो क्या लिखा है, इसको ओपन कर दो पूरा, डेल्टा यू और ये क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी, ठीक है। वर्क डन क्या था, माइनस में था, यहाँ ले आ गए हम, तो यहाँ साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और प्रेशर को क्या रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। और क्या करें, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, dq अपॉन dt, ठीक हो गया। अगर हम स्मॉल चेंज के लिए करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा u अपॉन डेल्टा t हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट क्या रखना है हमें, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या रखना है हमने, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। p तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक हो गया। dq अपॉन, देखो हमने क्या किया ना, इस सिंपल सा इस इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और कांस्टेंट क्या रखा हमने, प्रेशर कांस्टेंट रखा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, dq अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, du, ये इंटरनल एनर्जी है, स्मॉल चेंज के लिए लिखा है हमने, ठीक है। du अपॉन dt कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, dv अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसको यार हम क्या इक्वेशन दे रहे हैं, हम इसको इक्वेशन 2 दे दें, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या दे दें हम, 2 नंबर 2 की इक्वेशन दे दें, ठीक। इसको क्या दे दें हम, नंबर 2 की इक्वेशन देते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे करते रहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ते हैं जब एंथैल्पी पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम क्या पढ़ते हैं, एंथैल्पी पढ़ते हैं, तो एंथैल्पी के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं क्या, H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस इसके पीवी के बराबर, ठीक है। क्या करते हैं इसको, एंथैल्पी के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, ठीक है। अब क्या करें, इसको भी, इस इक्वेशन को भी हम क्या करें, अगर डिफरेंशिएट करें किससे, टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करें किसको कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, dH अपॉन dt, ठीक है, और du अपॉन dt क्या रखा हमने, कांस्टेंट प्रेशर रखा, ठीक है। इसको भी p कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, dv अपॉन dt, ठीक है, और एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया हमने, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। अब देखो यार एक चीज हमें मिल रही है, इसका RHS देखो, ये इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड क्या है, हमारा सेम है भाई, ठीक है। du अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे dv अपॉन dt क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया आपका, ठीक है। जब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपैरिजन करोगे तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या मिल गया, देखो हमें, ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखो डी, और इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या मिला हमें, dq अपॉन dt इक्वल टू dH अपॉन dt, ठीक है, ये तो मिला, ठीक। ये मिला ना, dq अपॉन dt अपॉन dH अपॉन dt मिला, ठीक है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ा अभी कि जो Cp पढ़ा हमने, Cp इक्वल टू क्या पढ़ा हमारा, QV अपॉन डेल्टा T, इससे जस्ट पहले पढ़ के आ गए, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको Cp भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, Cp इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T मिल गया, ठीक है। इसको ये वाली इक्वेशन भी आएगी हमारी, क्या आएगी, काम में आएगी, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन क्या दे दिया, B दे दिया, ठीक है। तो देखो जब हमने क्या किया,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज किया, ठीक है, और हमने उससे डिफरेंट टाइप के प्रेशर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो सीवी की वैल्यू हमें पता चली, ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट रखा तो हमें क्या निकला यहाँ से, हमारे लिए सीपी की वैल्यू हमें पता चली, ठीक है। ये था हमारा सीपी और सीवी के बारे में। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है इन दोनों के बारे में हम रिलेशनशिप बता सकते हैं, ठीक है। सीपी और सीवी में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ये इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे कि सीपी में क्या था और सीवी में क्या था, ठीक है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन सीवी एंड सीपी, ठीक है। तो अगला जो हमारा है टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। देखो हमें अब क्या करना है कि सीपी और सीवी के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। ये इस रिलेशनशिप को बोलते हैं ना मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम निकालने वाले हैं इसको क्या बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या भी बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो हमने कहा था कि सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे, सीवी से ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि सीपी में जो हमारा क्यूबी निकल रहा था ना, आपका जो क्यूपी निकल रहा था वो किस में जा रहा था, आपका जो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी वो आपका इंटरनल एनर्जी में भी जा रहा था आपका, और वर्क डन में भी जा रहा था आपका, ठीक है। तो दो जगह डिवाइड हो रहा था, इसीलिए हमने बोला था कि सीपी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी किससे, सीवी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं यहाँ पर सीपी माइनस सीवी लिखना चाहूँ, ठीक है। तो इससे पहले देखो हमने सीपी क्या निकाला, हमने डीएच अपॉन जो सीपी निकाला था जस्ट इससे पहले निकाल रखा है, डीएच अपॉन डीटी, ठीक हो गया। और सीबी क्या निकला था हमारा, डीयू अपॉन डीटी, ठीक है। इससे पहले वाले इक्वेशन में जो हमने निकाल रखा है, ठीक है, सीपी भी निकाल रखा है और सीबी भी निकाल रखा है, ठीक है। सीपी अभी इससे पहले निकाला था जस्ट, तो क्या निकाला था आपका डीएच अपॉन डीटी, और सीबी जब हमने क्या किया था स्मॉल चेंज के लिए तो क्या निकाला, डीयू अपॉन डीटी निकाला था, ठीक हो गया। अगर मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन 4 मान लूंगा, ठीक है। इसको क्या मान लूं, इक्वेशन 4 मान लूंगा, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन हमारी बार बार आ रही है, किसकी, एंथैल्पी की इक्वेशन क्या आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक है। जो एंथैल्पी की इक्वेशन है वो क्या कहती है, H = U अपॉन PV, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इससे पहले भी हमने पढ़ी, आपका क्या था, H = U अपॉन U प्लस PV, ठीक है, U प्लस PV था, ठीक है। अब देखो यार जब आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं ना, आइडियल गैस के लिए क्या पढ़ते हैं, देखो आइडियल गैस के लिए क्या पढ़ते हैं हम, PV = क्या लिखते हैं हम, nRT लिखते हैं, ठीक है। आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, PV = nRT लिखते हैं, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर मैं एक मोल्स की बात करूँ यहाँ पर, n = क्या करूँ मैं, 1 मोल, n = क्या कर दूँ, 1 मोल, ठीक है। n = क्या कर दूँ, 1 मोल, तो हमारा क्या आ जाएगा, PV = क्या आ जाएगा आपका, RT आ जाएगा भाई, ठीक है। आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं ना हम, PV = nRT पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर n क्या रहा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर मैं एक मोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PV = RT हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में क्या पूछता है ना, ये अभी से आगे पढ़ेंगे हम, कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा आपका, जो सीपी और सीवी से रिलेशन है, सीपी और सीवी के रिलेशन में क्या पूछेगा आपको कि n = नंबर ऑफ मोल क्या कर देगा, या तो 2 मोल दे देगा आपको, या क्या कर देगा, 3 मोल दे देगा, ठीक है। 2 मोल दे देगा, 3 मोल दे देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2RT आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर 3 मोल देगा तो क्या आ जाएगा, 3RT। अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो PV = क्या हो जाएगी, RT, ठीक है। अब देखो इस PV का मान क्या है आपका, RT के बराबर है, तो यहाँ पर रख दें हम, अगर इस इक्वेशन में रख दें PV की वैल्यू जो है RT यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा आपका, H = U प्लस RT, ठीक हो गया। H = U प्लस RT। देखो ये RT आया कहाँ से, आपका आइडियल गैस की इक्वेशन से आया है,
जो क्या कहता है PV इक्वल टू nRT के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है, और एक n क्या लिया हमने, एक मोल लिया, तो PV इक्वल टू क्या हो गया RT। आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ पर n की जगह क्या दे देगा, 2 मोल 3 मोल दे देगा, तो यहाँ पर 2RT हो जाएगा या 3RT, ऐसे ही चेंज करता है, ठीक है। अब देखो इसको भी हम क्या करें, इसको हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो देखो क्या हो जाएगा dH अपॉन dt, और ये क्या हो गया du, ठीक है, इंटरनल एनर्जी अपॉन dt, ठीक। R क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये R रहेगा, और इसको डेल T और डेल T से डिवाइड करो जो कि 1 आएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया dt, जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो dH अपॉन dt आया, और यहाँ पर du अपॉन dt, R क्या आपका गैस कांस्टेंट है, तो ये R वैसे रहेगा। अब T क्या करोगे, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आऊँ, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं इधर ले आऊँ, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, जगह नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इस वाले टर्म को इधर ले आऊं, ठीक है, dH अपॉन dt, ठीक हो गया। इसको इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस du अपॉन dt, किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, ये वाला टर्म dH माइनस dt माइनस du अपॉन dt किसके बराबर हो गया, R, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। ये माइनस हो गया तो क्या बच गया R। अब देखो इसी को मैं क्या करूं, इस वाले टर्म को देखो dH अपॉन dt माइनस du अपॉन dt का इक्वल कितना है R, इसको मैं क्या कहाँ रख दूं, इक्वेशन 4 में रख दूं, ठीक है। इसको मैं अगर कहाँ रख दूं, इक्वेशन 4 में रख दूं इस वैल्यू को, तो क्या मिल जाएगा हमें, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसी को बोलते हैं हम क्या, मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो मैं बोल रहा था जब PV इक्वल टू RT क्या करेंगे हम, n की वैल्यू को क्या करेंगे हम, अगर 1 रखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अगर वहां पर n क्या ले लें हम, 2 मोल ले लें, तो यहाँ पर 2R आ जाएगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या करें, जब हमने लिखा था ना PV इक्वल टू nRT लिखा था, तो हमने केवल जो इक्वेशन बनाई है 1 मोल के लिए बनाई, ठीक। अगर हम क्या करें 2 मोल के लिए, देखो किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया आपने, n की जगह 2 मोल लिख दिया, ठीक है। अगर 2 मोल लिख देगा तो R क्या हो जाएगा, यहाँ 2R हो जाएगा, 3 मोल लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में